हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल अजय हिंदू शिक्षा में स्वागत है। जैसा कि हम यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी 2020 का जो पेपर है उसका हल देख रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने जो 10 तक प्रश्न थे उनका हल देखा था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 11 से लेकर 12 क्वेश्चन जो है उसका हल देखेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो था वो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने ये लाभदायक नहीं समझा। इसलिए मैंने सोचा कि सेपरेट वीडियो बना दिया जाए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं उनको जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो 11वां है क्वेश्चन कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको 5 विषय दिए गए हैं, आपको जो इसमें सरल लगे, जो आपने तैयारी की वो आप लिख सकते हैं। तो एक मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊंगा जो प्रमुख भी है। पहला मोबाइल के दुष्परिणाम, दूसरा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, इस पर लिखना चाहें इस पर लिख सकते हैं। तीसरा है वृक्षों की रक्षा और पर्यावरण सुरक्षा, इस पर भी लिख सकते हैं। चौथा है किसी यात्रा का वर्णन। पाँचवा है हमारे प्रिय नेता। आपको जिसकी आप तैयारी करके जाएं वो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको बताऊं जो प्रमुख हैं उसमें मोबाइल के दुष्परिणाम ये भी मतलब प्रमुख है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत ये भी प्रमुख है, और ये 3 मतलब प्रमुख है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है ये स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। मैंने लिखा है, बड़ी मेहनत से नोट्स बनाया है। आप आराम से कापी कलम लेकर नोट्स बना लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो मैंने सरल भाषा में लिखने की कोशिश की है। इस तरह है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। आपको लिखना कैसे है, आपको डालना है वहाँ कि प्रश्न उत्तर संख्या 11, उसके बाद जो विषय है आपका वो ऊपर डाल देना जैसा कि मैंने डाला है। उसके बाद लिखना स्टार्ट करना है। तो पढ़ते हैं। पहली हेडिंग डालना है प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब भूमिका लिख सकते हैं आप, प्रस्तावना नहीं लिखना चाहें। प्रस्तावना में है कि स्वच्छता के महत्व को समझते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छता पर विशेष बल दिया। हमारे देश के मतलब राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी, उन्होंने स्वच्छता पर विशेष बल दिया था। उसके बाद है कि गांधी जी की स्वच्छ भारत की संकल्पना जन आंदोलन न बन सकी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी इस संकल्पना को साकार करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसमें आम लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जो ये संकल्प था स्वच्छता का, वो गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने किया था। तो उनकी संकल्पना को साकार करने के लिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की इसी के तहत, जिसमें बहुत से लोगों ने, देश के सभी लोगों ने लगभग बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसके बाद दूसरी हेडिंग है, आप शायद नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर नंबर मैंने नहीं डाले हैं, नंबर भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद दूसरी हेडिंग है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। तो देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत माननीय मोदी जी ने गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को राजपथ से लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाकर की। अच्छा, मतलब इस दिन गांधी जी का जो जयंती है वो बनाई जाती है कि 2 अक्टूबर 2014 को। उसी दिन उन्होंने राजपथ से लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाकर इसकी शुरुआत की थी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। इसके बाद लिखना है कि इस दिन उन्होंने स्वयं मंदिर मार्ग
नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि बस्ती जाकर झाड़ू लगाकर फुटपाथ की सफाई की। अच्छा, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने सब लज्जा ना कहकर स्वयं वहाँ गए और स्वयं अपने हाथों से झाड़ू लगाकर फुटपाथ की सफाई की, और जिससे कि लोगों को अधिक प्रेरणा मिली कि उन्होंने इतने उच्च पद पर होते हुए भी झाड़ू लगाई, जिससे कि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए। और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बने पहले जैविक शौचालय को जनता को समर्पित किया। मतलब ये अभियान चला था, इसी के तहत कई शौचालय जहाँ तहाँ लगाए गए और जनता को दिए गए, जिससे कि स्वच्छता बनी रहे। इस स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी, मतलब इसके तहत कई योजनाएं चलाई गई थी, जिससे कि देश में स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक हों और समझें कि कैसे हानियाँ। इसका तीसरी हेडिंग है कि वर्तमान समय में स्वच्छता को लेकर भारत की स्थिति। तो देखते हैं कि वर्तमान में जो स्वच्छता है वो को लेकर भारत की कैसी स्थिति है। तो इसमें क्या है लिखना है आपको कि केंद्र सरकार अर्थात प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान की संकल्पना अच्छी है। जो प्रधानमंत्री जी ने मतलब स्वच्छ भारत अभियान की जो संकल्पना है, जो उन्होंने शुरुआत की है, वो अच्छी है। उनकी संकल्पना, उनकी धारणा, इस दिशा में उनकी ओर से किए गए जो कार्य हैं वह सराहनीय है। जो प्रयास उन्होंने किए हैं वो सराहनीय है, सराहना करने योग्य है। पहले पूरी दुनिया में भारत की छवि एक गंदे देश की है या थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसके उलट है। हुआ क्या, सोचा इसका प्रभाव क्या हुआ वो देखते हैं। परंतु आज भारत की छवि पूरी दुनिया में स्वच्छ देश की है। पहले हमारा देश जो गंदी मतलब लिस्ट में आता था, लेकिन आज हमारा देश पूरी दुनिया में स्वच्छ देश के नाम से जाना जाता है। स्वच्छता काफ़ी हो चुकी है हमारे देश में, स्वच्छता के प्रति लोग भी जागरूक हो चुके हैं। उसके बाद है कि आज भारत के कई बड़े बड़े शहर स्वच्छता में ऐसे हो गए हैं कि जहां आपको ढूंढने पर भी कचरा या गंदगी नहीं मिलेगी। इसके कई उदाहरण भी हैं, वो हम आगे देखेंगे। जिसका उदाहरण है कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। आपकी जानकारी में होगा, नहीं भी है तो भी आप इसको ध्यान रखिएगा। प्रमुख बात है कि हमारे भारत देश के जो मध्य प्रदेश राज्य है उसका एक सबसे बड़ा शहर है जिसे इंदौर कहते हैं। उसने काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, कई खिताबें प्राप्त किए हैं, इनाम प्राप्त किए हैं। जैसे कि लिखा है हमने कि जो कि लगातार 5 वर्षों से स्वच्छ भारत का खिताब जीत रहा। खिताब मतलब उर्दू का वर्ड है, ऐसे खिताब से मतलब इनाम, पुरस्कार, ये मतलब होता है इसका हिंदी अर्थ। तो आप पुरस्कार भी बड़े यहाँ लिख सकते हैं, बाकी मैंने खिताब लिख दिया। तो ये सब कुछ इसमें लिख देना है, भारत की जो स्वच्छता को लेकर स्थिति है। बाकी अगली हेडिंग है तीसरी, ये चौथी है। चौथी हेडिंग दे दे कि स्वच्छता का महत्व, ये आपको हेडिंग डालनी है। उसके बाद लिखना है इसमें क्या है कि हम उस समृद्धि और गौरवशाली भारतीय संस्कृति के अनुयायी हैं। मतलब अनुसरण करने वाले जो अनुयायी बोलते हैं, फॉलोअर्स, जिसका उद्देश्य सदा पवित्रता और शुद्धि रहा है। और यही सही है कि चरित्र की शुद्धि और पवित्रता बहुत आवश्यक है, लेकिन बाहर की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। मतलब ये आवश्यक है कि
मन की पवित्रता और शुद्धिकरण होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में जो बाहर की सफाई है वो भी आवश्यक है। उसके बाद है, लेकिन इसे हो गया ये कि स्वच्छ परिवेश का अनुकूल प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्वच्छ परिवेश होगा तो बीमारियां जो हैं उनका भी प्रादुर्भाव कम होगा, उत्पन्न कम होगी, और उसका जो अच्छा बुरा प्रभाव सब तरह से पड़ता है। यदि बुरा परिवेश होगा तो बुरा प्रभाव पड़ेगा, यदि अच्छा परिवेश होगा, स्वच्छ होगा तो अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हमने लिखा है कि स्वच्छ परिवेश का अनुकूल प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। और आगे भी लिखा है कि स्वच्छता होने से नई नई बीमारियां जन्म लेंगी। स्वच्छता होने से नई नई जो बीमारियां हैं वह जन्म नहीं लेंगी। ये मतलब इसमें स्वच्छता होगी, गंदगी नहीं होगी, तो कीटाणु नहीं होंगे तो बीमारियां भी नहीं होंगी, इनका प्रादुर्भाव नहीं होगा, जिससे क्या होगा, देश का सर्वांगीण विकास होगा और देश उन्नति करेगा। वास्तव में जिस देश के लोग स्वस्थ, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, वही देश प्रगति करता है। तो हमें अपने देश को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। उसके बाद अंतिम हेडिंग है, 5वां है उपसंहार। आपको कोई भी निबंध हो, मैं आपको के लिए बता दूं तो 2 हेडिंग आपको जरूर डालना है, प्रस्तावना पहले और अंतिम उपसंहार। इसमें लिखना है कि स्वच्छता समान रूप से सभी की नैतिक जिम्मेदारी है और वर्तमान समय में यह हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। वास्तव में स्वच्छता यदि नहीं होगी तो बीमारियों से ग्रसित रहेंगे, हमारा जीवन दुखमय हो जाएगा, सुखमय नहीं रहेगा, हम खुशियाँ नहीं प्राप्त कर सकते यदि स्वच्छता नहीं होगी जीवन में, क्योंकि हम बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ेंगे तो पैसा ख़त्म होगा और दिक्कत ही दिक्कत। तो हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और ये हमारी बड़ी आवश्यकता भी है, सबसे बड़ी। उसके बाद है कि हमें अपने दैनिक जीवन में सफाई को विशेष तौर पर शामिल करने की ज़रूरत है। वास्तव में जिस तरह आदमी को जीने के लिए सांस की ज़रूरत है, उसी तरह हमें स्वच्छता की भी आवश्यकता है। आगे लिखा है कि हमें लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो मतलब नहीं जानते, ज्ञान नहीं है इसका क्या बुरा प्रभाव है, तो उन्हें जागरूक करना चाहिए, जिससे कि हम अपने देश की प्रगति को आगे बढ़ा सकें, तत्पर रहे, हमारा देश भी विकसित हो सके। तो इस तरह आपको निबंध पूरा लिख देना है। आप नोट्स बना लीजिएगा इसका और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। 4-5 बार पढ़ेंगे आप आसानी से अपनी भाषा में लिख, जरूरी नहीं ये लिखें आप एक बार पढ़ लें, मतलब अपनी भाषा में लिखें। हेड के प्रमुख हैं, आप उन्हीं की ध्यान रखें। बाकी आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। पूरी कोशिश की समझाने की। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बारहवां है, जो कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। तो 3 नंबर का है, मतलब ये 6 नंबर में था, इम्पोर्टेंट, ज़रूर आप तैयार कीजिएगा इसमें। तो मुझे पता नहीं कि आप किस ज़िले से हैं, ये तो आपकी क्वेश्चन बैंक में दिया होगा, और आप जिस मतलब ज़िले से बिलोंग करते हो उसका आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि कौन कौन से प्रश्न है। एक जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम स्तर की कथा वस्तु है। उसके बाद है कि तुम ये मतलब देख लीजिए आप प्रश्न, आप जिस जिले के हो वो आप देख सकते हैं। मैं मतलब बरेली ज़िले से हूँ, तो मेरे में लगता है मेवाड़ मुकुट के प्रथम जो सर्ग अरावली का मेवाड़ मुकुट आता है हमारे ज़िले में,
बरेली जिले का। आपको अपने ज़िले का पता होगा। तो इसमें है मेवाड़ मुकुट के प्रथम सर्ग अरावली का सारांश लिखिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि मेवाड़ मुकुट के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो हमारे ज़िले में ये लगता है, यदि आप हमारे ज़िले के हैं तो देख सकते हैं, मैं इसका आपको सारांश बता रहा हूँ। प्रथम सर्ग ये इम्पोर्टेंट है, आप जरूर तैयार करके जाइएगा यदि बरेली ज़िले से बिलोंग करते हैं। तो देखते हैं हम, ये है प्रथम सर्ग अरावली। प्रथम सर्ग अरावली जैसे कि लिखा है, ये 2018 कई बार ये पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट, तैयार कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व में अरावली पर्वत स्थित है। वह मेवाड़ की रक्षा का दायित्व स्वीकार करके गर्व से अपना मस्तक ऊंचा किए हुए खड़ा है। इस अरावली पर्वत की कंदराओं में कभी ऋषियों के वेद मंत्र गूंजा करते थे। आज वहाँ वीर भावों से उत्प्रोत छंदों के उच्चारण होते हैं। युद्ध में पराजित होने के बाद राणा प्रताप इसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचे थे। जब राणा प्रताप का मतलब युद्ध हुआ था की घाटी में, तो वह हारने की जब सेना हारने लगी तो उन्होंने इन्हीं की शरण ली। जो राजस्थान के जो अरावली पर्वत है, इन्हीं की जो किराए हैं उन्हीं ने शरण ली थी। तो लिखा है जैसे कि युद्ध में पराजित होने के बाद राणा प्रताप इसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचे थे और उन्होंने इसी की शरण ली थी। यही राणा प्रताप की कुटी है जिसमें वे अपनी पत्नी लक्ष्मी तथा अपने पुत्र व पुत्री के साथ निवास करते हैं। ये अपनी पत्नी को भी, जिनका नाम लक्ष्मी है, और पुत्र पुत्री को भी लाए थे और उन्हीं के साथ यहाँ निवास करते थे। वन में अनेक कष्टों को सहन करते हुए तथा अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए भी राणा प्रताप ने शत्रु पक्ष की कन्या को पुत्रीवत पाला। मतलब हमारे जो महापुरुष थे पहले के, वो अलग किस्म के व्यक्ति थे, महान, वास्तव में महान पुरुष थे। उन्होंने शत्रु पक्ष की कन्या है उसके साथ पुत्रीवत ही व्यवहार किया और पुत्रीवत उनका पालन पोषण किया। ये नहीं कि शत्रु की कन्या है तो उसके साथ दुर्व्यवहार करें, नहीं, अपनी कन्या की तरह पाला। यही उनकी विशेषता है, इसीलिए महान पुरुष कहलाते हैं। यही उनकी शरणागत वत्सलता का प्रमाण है। सर्ग के अंत में राणा प्रताप की पत्नी महारानी लक्ष्मी अपने पुत्र को गोद में लिए हुए भविष्य की चिंता में निमग्न बैठी है और यहीं पर यह सर्ग, प्रथम सर्ग, वो समाप्त हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए थे। आपके पास और कोई भी सरल हो, लेकिन भाषा तो ये रहेगी भैया, लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन ना वही है सब कुछ। बाकी इसमें कह रहा था कि जो मेवाड़ मुकुट का जो पात्र है उसका चरित्र चित्रण करना है, तो लिख सकते हैं आप इसमें। तो क्वेश्चन बैंक में काफ़ी लंबा दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से अपनी बुक में लिख सकते हैं। बाकी मैं आपको प्रमुख हेडिंग बता रहा हूँ, वही लिखिएगा, ज़्यादा फालतू लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो पहली आप हेडिंग डालेंगे इसमें, यहाँ से थोड़ा बहुत इसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं कि पंडित गंगारत्न पंडित द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य नायक महाराणा प्रताप हैं। कवि ने उनको मेवाड़ मुकुट कहा है, जो कि सब प्रकार से उचित ही है। यहीं तक लिख सकते हैं, बस ज़्यादा में लिखिएगा, इतना लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये आप जरूर तैयार कर लीजिएगा जी, कि मतलब जो मेवाड़ मुकुट के खंड काव्य राणा प्रताप के योगदान का लोग, मतलब ये प्रश्न कई तरह से पूछा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिए। 100% ये पूछा जाता है। भले ही सर्ग, मतलब जो सर्ग है वो द्वितीय तृतीय चतुर्थ कोई भी पूछ सकता है, लेकिन ये निश्चित है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर जरूर तैयार कीजिएगा। तो इतना लिखने के बाद उसके बाद हेडिंग आप डालिएगा पहले की महापराक्रमी दृढ़ प्रतिज्ञ। इसमें लिखना है कि महाराणा प्रताप ओजस्वी व्यक्तित्व के स्वामी हैं,
वे युद्ध स्थल में शत्रुओं को धराशायी करने में सक्षम हैं। उनके पराक्रम का लोहा स्वयं अकबर भी मानता है। राणा प्रताप सदैव अविजित रहे। उन्होंने अपनी मेवाड़ भूमि को स्वतंत्र कराने का दृढ़ संकल्प लिया। उनकी प्रतिज्ञा को कभी निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया। ये आपको फालतू नहीं लिखना है। कर मानता है, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है आपको, यहाँ से यहाँ तक, बाकी ज़्यादा फालतू नहीं लिखना। उसके बाद हेडिंग आपको डालना है, सब कुछ ठीक देना। शरणागत वत्सल, तो इसमें लिखना है कि राणा प्रताप का हृदय अत्यंत उदार एवं विशाल है। वे शत्रु पक्ष की कन्या दौलत को शरण देते हैं और उसे अपनी पुत्री के समान ही पालते हैं। यहाँ तक आपको लिख देना है दूसरी हेडिंग में, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है तीसरी हेडिंग की मातृभूमि रक्षक। तो महाराणा प्रताप निरंतर कष्ट भोगते हैं, किंतु वे अकबर की शरण में जाने को तैयार नहीं है। वे तो अपने भाई शक्ति सिंह को भी उसके दासतापूर्ण जीवन के लिए धिक्कारते हैं और भयंकर कष्ट सहने पर भी वे अकबर के सम्मुख झुकना नहीं चाहते। मेवाड़ को स्वतंत्र कराना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। देश प्रेम पर आधारित, ये आपको नहीं लिखना है, यहीं तक लिखना है तीसरी हेडिंग, ज़्यादा फालतू नहीं लिखना है। आप नोट्स बना लीजिए वीडियो पॉज करके, यदि आपको सरल लगे तो। उसके बाद अगली हेडिंग है आत्मविश्वासी तथा स्वाभिमानी। तो इसमें आपको लिखना है कि महाराणा प्रताप में आत्मविश्वास की भावना प्रबल रूप में विद्यमान है। वे अपने पराक्रम तथा शौर्य के बल पर शत्रु से लोहा लेना चाहते हैं। इसी भावना को देखकर कई पृथ्वीराज और सेठ मोहम्मद शाह उनकी सहायता करते हैं। यहाँ तक आपको लिख देना, बाकी ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद ये अगली की हेडिंग नहीं है, अगली हेडिंग में आपको सिर्फ बताता हूँ, 5 आपको लिख देना, ज़्यादा फालतू नहीं लिखना। तो अगली हेडिंग है कि दृढ़ संकल्पी स्वप्नदृष्टा। तो जो महाराणा प्रताप थे हमारे, वो दृढ़ संकल्पी स्वप्नदृष्टा थे, जो जिस बात की हट कर लेते वो करके मानते थे, ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। आप इनकी जो कहानी है, जो कथा है, वो जरूर पढ़िएगा, आप काफ़ी प्रेरणा से प्राप्त करेंगे। तो आपको लिखना है, थोड़ी बातें हैं इसमें, इम्पोर्टेंट वही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है कि महाराणा प्रताप महत्वाकांक्षी और स्वप्नदृष्टा युवा थे और उन सपनों को साकार करने के लिए वे उससे भी अधिक दृढ़ संकल्पी थे। उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता का स्वप्न देखा और उसे साकार करने के लिए आजीवन संघर्षरत रहे। तो ये इसके हिंट बारे में इतना बात मतलब पूरी हो गई। उसके बाद अंत में आपको और थोड़ा सा जोड़ देना है, यहीं तक मतलब लिखना है आपको, यहाँ से मतलब ये मैंने लगा दिया टिक यहाँ तक। उसके बाद नीचे आपको और जोड़ देना है यहाँ से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप इतिहास के एक ऐसे महापुरुष थे जिनसे राष्ट्र की भावी पीढ़ियाँ जातीय स्वाभिमान, देश प्रेम व स्वतंत्रता के लिए सब कुछ बलिदान कर देने की प्रेरणा सदैव ग्रहण करती रहेंगी। इतना आपको और जोड़ देना है जिससे कि रोचकता आ जाए। और मैंने आपको प्रमुख 5 इंग्लिश बताई हैं, आप यही लिखिए क्योंकि समय वहाँ बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, एक बात और मैं आपके लिए बता दूँ कि आप जो आपकी 6 विषय हैं, 6 में क्या मतलब कला तो तैयारी का अभ्यास है उसमें, बाकी जो 5 सब्जेक्ट हैं इनके आप 15-15, 20-20 सेट जरूर कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड के 2017, 18, 19 मतलब इनके सेट प्रमुख कर लीजिएगा। इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, पुटअप इन्हीं से किए जाते हैं, ज़्यादा एग्जाम के नहीं रखते हैं, आए हुए प्रश्न होते हैं रिपीटेड।
तो इन्हीं से आप तैयारी कीजिएगा, आपके जो नंबर हैं वो बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि मैंने ऐसा किया है, आप ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपके लिए ऐसे ही मतलब शॉर्ट मतलब जो पेपर हैं यूपी बोर्ड की वो हल करके लाता रहूँगा, आप देखते रहिएगा हमारे चैनल को। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।